एक्शन प्लान चलाया गया, लेकिन उसका आंशिक फायदा ही हुआ। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में हो गई थी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इसमें तकरीबन 2000 करोड़ रुपए भी खर्च हुए, लेकिन ना तो गंगा की बदहाली दूर हुई और न ही प्रदूषण। आजादी के बाद गंगा पर कई बांधों का निर्माण कर हम विकास की राह पर तो चल पड़े हैं, लेकिन पर्यावरण को हमने कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा हम शायद अभी लगा नहीं पा रहे हैं। गंगा को जगह जगह बांधकर उसकी गति को रोका गया है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध परियोजना, मध्य प्रदेश में बाढ़ सागर परियोजना और उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना से हम विकास की राह पर तो चल पड़े हैं, लेकिन हमारी राष्ट्र धरोहर गंगा की धाराएं छेड़छाड़ के कारण जगह जगह सूख गई हैं। वनों की कटाई और सुरंग बनाने के लिए किए जा रहे विस्फोटों से यहां का वन्य जीवन भी प्रभावित हुआ है। गंगा के किनारे राष्ट्रीय उद्यान है, जो गंगा की धाराओं को छेड़ने के कारण खतरे की चपेट में आ गए हैं। आज उत्तराखंड में कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्रमुख है मंदाकिनी नदी पर L&T का सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी कुल क्षमता 99 MW है। अलकनंदा नदी पर 400 MW की क्षमता वाला JP परियोजना, NTPC की 3 परियोजनाएं जिसकी कुल क्षमता 942 MW है। NTPC की ये सभी बड़ी परियोजनाएं गंगा की सहायक नदियों पर है, जो उत्तराखंड की चमोली और पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं। इन सभी परियोजनाओं से डरे हुए लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। उनके डर का कारण है उनकी जीवनदायिनी गंगा का उनसे छिन जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम यही सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाएं और किस तरीके से सतत विकास की जो गति है वो आगे बढ़ाई जा सके। इस बार जो थीम दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस पर, वो थीम भी है हरित अर्थव्यवस्था, यानी कि हमें अपनी संपत्ति को बचाने के साथ साथ सतत विकास की तरफ कदम बढ़ाने हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ बचाकर रख सकें और पर्यावरण को भी हम संतुलित और कहीं न कहीं अनुकूल बनाने की कोशिश करें। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों का उनसे परिचय करा दें। सबसे पहले हम परिचय कराएंगे गंगा पुत्र आनंद स्वरूप जी का, जो कि अध्यक्ष है गंगा सेवा मिशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में है प्रज्ञा शर्मा, जो कि महर्षि आयुर्वेदा कंपनी की कार्यकारी निदेशक हैं। प्रज्ञा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही हैं सुधीर जैन जी, जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। इन तीनों से हम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसका सतत विकास है, वो बना रह सकता है और साथ में पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। आनंद स्वरूप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने गंगा पर एक रिपोर्ट दिखाई, तमाम जो है एक्शन प्लान बने, करोड़ों अरबों खरबों रुपए यहां पर खर्च किए गए, लेकिन नतीजा हमने कुछ भी नहीं देखा। हर साल पर्यावरण दिवस पर हम इसी बात को दोहराते हैं कि गंगा कैसे साफ होगी, कैसे शुद्ध होगी, लेकिन आपको क्या सबसे बड़ी वजह लगती है कि जो क्रियान्वयन का पक्ष है वो हमेशा अधूरा रह जाता है? सबसे जो बड़ा पक्ष है जी, वो इच्छा शक्ति का है, संकल्प शक्ति का है। जब तक किसी व्यक्ति की साध्य के प्रति इच्छा शक्ति नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी और संकल्प शक्ति नहीं होगी, तब तक किसी साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही कुछ हुआ गंगा के साथ, पर्यावरण के साथ। आज भी मुझे लगता है कि लोग पेड़ काटने में तो विश्वास करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि मनी की आवश्यकता न हो तो मनी प्लांट भी लोग ना लगाएं। जी। तो इस पर्यावरण दिवस पे आपने जो ये स्वागत योग्य कार्यक्रम किया है, मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि सरकारों के ऊपर गंगा और प्रकृति को न छोड़िए। अगर वास्तव में आप गंगा और प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो स्वयं आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब आपकी मां को दर्द होगा तो उसको बचाने पड़ोसी नहीं आएगा। अगर मां गंगा को आपके कष्ट है, दर्द में है, वह बंधन में है, तो आप उठ खड़े होइए और फावड़ा लेकर के उन बांधों की तरफ चलिए। उस बांधों को तोड़िए जिससे गंगा अविरल हो, और उन नालों को बंद करिए जिससे गंगा निर्मल हो जी। उन नहरों को बंद करिए जिससे गंगा में पानी प्रवाहमान हो। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया उसका एक ही उत्तर है कि जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, संकल्प शक्ति नहीं होगी,
तब तक गंगा को नहीं बचाया जा सकता है। जी, आप देखिए जिस तरीके से आपने स्वामी जी को भी सुना और लगातार ये लोग गंगा बचाओ मिशन से जुड़े रहे हैं, गंगा को किस तरीके से बचाया जाए इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमने तमाम जगहों से इनकी जो पहल है उसको देखी है। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके के आरोप कंपनियों के ऊपर लगते हैं कि कंपनियां जो हैं वो सारा जो कूड़ा कचरा है वो कहीं न कहीं नदी नालों में प्रवाहित करती है और यही सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण की, तो आप भी एक कंपनी की कार्यकारी निदेशक हैं, साथ में आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप आयुर्वेद और हर्बल को आप बढ़ावा दे रही हैं, तो आप लोगों ने क्या कुछ ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि प्रदूषण को कम करे और इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिले? जी बिल्कुल, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि सबसे जरूरी इसमें है कि एक आत्मविश्वास और एक खुद से करने का, आगे बढ़ने का जब तक आदमी के अंदर नहीं आएगा, वो सोचने की ये तो सरकार का काम है और खुद उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले उस चीज को सुधारने के लिए, तब तक सुधार नहीं आएगा। जी, आयुर्वेद एक वेद है, तो वेद कभी भी प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जाएगा, वेद कभी भी प्रकृति को इम्बैलेंस नहीं करने देगा। आयुर्वेद में ये आप देखेंगे कि जब गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि ये स्पीशीज रेयर हो रही है, तो हम लोग ने एक कदम उठाया कि ठीक है अब हमें इसका कल्टीवेशन शुरू करना चाहिए कि ये सारी हर्ब्स हम खुद उगाने लगे जिनको कि जंगलों से ना लेना पड़े। जी, जब हम कोई भी वेद का उल्लंघन कर देते हैं, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि कलेक्शन कैसे करना है, अगर आप प्रकृति से कोई चीज ले रहे हो तो उसे कैसे लेना है। इसमें एक श्लोक है, दशमम त्वम असि, कि तुम 10वें पार्ट हो, तुम 10वें हो, तुम 9 उखाड़ो लेकिन 10वें को वहां छोड़ दो। अगर वो 10वें को हमने छोड़ा होता तो अगले मौसम में फिर वही चीज, वही पौधा हमारे लिए वहां जीवित होता और हमारी वो वहां से मदद करता। लेकिन हम लालच में, बिजनेस में, बहुत सारी चीजों में इन चीजों को भूल जाते हैं। मैं चाहूंगी कि हर आयुर्वेद कंपनी अगर जीएमपी के बेसिक नॉर्म्स भी माने, जिसमें कि वो ईटीपी प्लांट लगाए, डस्ट कलेक्टर्स लगाए, अपने पोल्यूशन डीजी सेट्स को अंडर कंट्रोल रखे, तो प्रकृति में उसकी तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं जाएगा। बिल्कुल, यानी कि हम किसी भी कंपनी की बात करें, चाहे वो आयुर्वेद की हो या तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर इन नॉर्म्स को अगर वो फॉलो करती हैं तो बहुत सारे जो, अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, उस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ सुधीर जैन जी भी जुड़े हुए हैं जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और तमाम पहलुओं पर लगातार वो अपने शोध भी करते रहते हैं। सुधीर जी, आपको क्या लगता है कि गंगा को बचाने की बात आती है, वहां पर जो बांध है उनको कहीं न कहीं हटाने की बात भी आती है, तो एक तरफ हमारा विकास है, दूसरी तरफ पर्यावरण का संरक्षण भी है। आपको लगता है कि बीच का कोई रास्ता निकल सकता है ताकि हम दोनों चीजों को एक साथ लेकर आगे बढ़ सके? देखिए, 2 बातें हैं इसमें, जहां बांधों का सिलसिला हो, जहां नदियों का सिलसिला हो जी, कि कुल मिलाकर जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वो प्राकृतिक संसाधन के उपभोग के लिए हमने व्यवस्था बनाई है। अब इंटेलिजेंटली, बहुत ही सलीके से उन प्राकृतिक संसाधनों को हम क्या इस्तेमाल करने का कोई प्रबंध कर सकते हैं। रही बात गंगा के संरक्षण की या उसके और प्रबंधन की, तो बहुत ही मोटा, बहुत ही सरल साधारण सी बात है जी, कि हर साल एक बार बाढ़ आने में पूरी की पूरी नदी साफ हो जाती है, उसको निरंतर साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि हमें जरूरत इस बात की है कि हम उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। रही बात बांध की, कि हमारे पास अपनी आजीविका के लिए जो भी जल प्रबंधन का कोई उपाय है, वो उपाय सिर्फ एक है कि बारिश के पानी को हम किस तरह से मानसून के दिनों में रोक के रखें, और उस रोक के रखने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, और खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए जो बात सोची गई, वो ये सोची गई कि हम बड़े बांध बनाएं या छोटे बांध बनाएं जी। तो बड़े बांध के नुकसान और छोटे बांध के वैसे नुकसान की वो बहुत ज्यादा हमें आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं लगता, सिर्फ ये मुद्दा बचता है। तो इसके लिए जब कोई व्यवस्था दी गई तो ये बात कही गई कि इस देश में 10 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव तो राजस्व गांव हैं, 4 लाख उसके साथ में जुड़े हुए गांव हैं। इन 10 लाख गांव में से कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 2 तालाब ना हो। 10 लाख तालाबों में कितना पानी जमा हो सकता है और वह पानी इस अपनी भारत की धरती को नम बनाए रख सकता है, कितना कुओं को रिचार्ज कर सकता है, यह व्यवस्था 1987 में एक शोध में दी गई थी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का फेलोशिप का प्रोग्राम था, उसमें यह बात दी गई थी। उसके बाद से जितनी भी योजनाएं देश में बनी, उन सारी योजनाओं में एक बार भी ये नहीं आया कि हमने केंद्रित होकर इन तालाबों में पानी भरने का प्रबंध किया हो।
तो हमारे पास बड़े बांध के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। अगर हम बड़े बांध पर निर्भर ना हो तो हम इस देश में खेती के लिए जरूरी पानी नहीं दे सकते। जी बिल्कुल सुधीर जी, आपने काफी अहम मुद्दे उठाए हैं और जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उस पर भी सरकार ने पहले बातचीत की थी, लेकिन आगे उस पर कदम आगे नहीं बढ़े हैं और आगे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या हमारी जो परंपरागत जो हमारी व्यवस्था थी जिससे हम जल का संचय करते थे या जिस रूप में हम प्रकृति की पूजा करते थे या जिस रूप में हम देशी दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीजें फिर से लाने की जरूरत है ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सके। इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। यही है असली इंडिया। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। हुस्न और अदाओं की कहानी, कौन बना बॉक्स ऑफिस का रॉक स्टार, किसकी पिक्चर रही कितनी डर्टी, कौन है मायानगरी का असली डॉन, किसने दिखाए कितने नखरे, खानों के खान कौन है बॉलीवुड के असली खान, और किसने दी अग्नि परीक्षा अग्निपथ पर चलकर। बिंदास दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। देखिए बिंदास बॉलीवुड रोजाना दोपहर 3:30 बजे। समय सच दिखाने का, समय खबर पहुंचाने का। आप जो चाहें हम वही दिखाएं। सूचना के इस युग में हम रखें आपको आगे, सबसे आगे। जीएनएन न्यूज, सिर्फ खबर। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों थी मेरा फोन कट करने की? सिर्फ सच सामने लाना चाहता था। लाफ्टर, वो भी कॉमेडी मार्केट। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। सीरियल की गॉसिप का पिटारा। क्यों छोटी? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भारत में देसी दवाओं का दौर फिर से लौट रहा है। ऐसे में जो पेड़ पौधे हैं उन्हें बढ़ाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं, जो हमारे सेहत के साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। निजी कंपनियों के साथ ही सरकार भी हर्बल प्लांट्स को बढ़ावा दे रही है ताकि इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, वहीं उन दवाइयों को बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पेड़ पौधे पर्यावरण की सेहत को सुधारने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। इसको बढ़ावा देकर हम देसी दवाइयों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। So if you look at the long-term side effects and the cost, I think Ayurvedic is much more appropriate than any other therapy like allopathic or any other modern medicine. Ayurvedic medicine, because it is based on the natural resources, it is completely eco-friendly.
देश में साल दर साल हर्बल उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए हर्बल उत्पाद करने वाली कंपनियों पर कई बार जैव विविधता को खत्म करने के आरोप भी लगते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कंपनियों के कुछ अपने तर्क हैं। एज अ कंपनी, कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी अपने फायदे के लिए कोई भी पेड़ लगाएगी तो वो आगे चल के फायदा ही करेगा। एनवायरमेंट